इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। चलिए अब सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी प्लीज, झगड़ा होता है भैया जब हम बैठ जाएं तब आप बोलिए ना। प्लीज। नियम यह है, नियम यह है जब हम बैठ जाएं तब बोलिए। तो आप बैठ गए तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। आप बैठे क्यों? अब मान्यवर धन्यवाद। आपने टाइम दिया है, मैं जल्दी मैं भी चाहता हूं। अब आपका एक पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो उत्तर प्रदेश को डॉलर मिलेगा। और डॉलर कहाँ मिलेगा? बनारस के भगवान शंकर के पूजा करने जाने वालों से नहीं मिलेगा, मथुरा वृंदावन में आने वालों लोगों से नहीं मिलेगा। ये डॉलर आपको मिलेगा जो बौद्धिस्ट हमारे देश में आते हैं। मैं बुद्धिस्ट सभी देशों में गया हूँ, चीन और मंगोलिया को छोड़कर। मानवर उनकी आस्था है कि हम हिंदुस्तान में आवें और आके वहाँ वो अपना दर्शन करें और उसमें धन चढ़ाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिलवस्तु में, और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश में रखे कुछ अस्थियां मिली थी, और वो हमारे यहाँ से ले जा कर के कलकत्ता के म्यूजियम में रख दी गई। अभी आप उसको अगर यहाँ मंगा लें तो उस पर दर्शन करने वाले बहुत जाएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की बैठक में कोलंबो गया था, और कुमारी सहेजा जी ये अस्थि कलश लेकर लंका गई थी। एक जगह रखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था भारत से आई हुई अस्थि कलश, और मीलों लंबी थी उस अस्थि कलश के दर्शन के। मैं जा रहा था, मैंने पूछा क्या है, तो कहा ये भारत से आया है। यानी हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है जिसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे। लंका में जाके वो पूजा जा रहा है, और यहीं कैंडी है, लंका में एक स्टेट कैंडी है, कैंडी में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा है। उसको दर्शन करने के लिए सारे बुद्धिस्ट देश वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं, जंगलों में है वो, वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। अगर उसको आप लाकर यहाँ रख दें, कपिलवस्तु जो आपने बना है, तो आपको काफ़ी संख्या में डॉलर, अभी तो 4-5 लाख यात्री आते हैं, तब बहुत यात्री बढ़ जाएंगे। एक कारण और है, जब ये आते हैं तो बनारस उतरते हैं, बनारस से आते हैं तो सोनौली होकर लुम्बिनी चले जाते हैं, इधर आते हैं दिल्ली, दिल्ली से कपिल वहाँ श्रावस्ती जाते हैं, श्रावस्ती से जाके चले आते। मान्यवर कपिलवस्तु जो जहाँ है वहाँ से लुम्बिनी केवल 8-9 किलोमीटर, और वो हमने नेपाल के लोगों से बात की थी, वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं। अगर वो खुल जाए तो जो श्रावस्ती से भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु का दर्शन कर जाएंगे तो वहीं से वो लुम्बिनी हो जाएंगे। अब वो ना खुले होने के नाते कपिलवस्तु से फिर वापस आते हैं, फिर नौगढ़ आते हैं, फिर गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर फिर लुम्बिनी जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं सोनौली, सोनौली से तब लुम्बिनी जाते हैं। तो आप ये प्रयास करते कि भारत सरकार से समय तो दोनों सरकार है, उसको खुलवा देते, और ये जो अस्थि कलश है अगर आप लाकर हमारे यहाँ रख देंगे तो मैं आपको विश्वास करता दिलाता हूँ आपको हज़ारों डॉलर आपको मिलेंगे। तो इससे पर्यटन से आप जो विजन बना रहे हैं, इससे आय बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश विकास की सीमा पर आगे जाएगा। अभी मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छाई बात बता रहा हूँ, आप सुनिए। तीसरी बात है मान्यवर, बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था हमारे शर्मा जी कह ही रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? आप कहते हैं हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम पैदा कर लेते हैं,
और फिर क्यों खराब है, इसके गहराइयों से सोचने की जरूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ रह गई है। आपने माननीय अखिलेश जी ने जितने उत्पादन के केंद्र बनाए थे उससे कई गुना बढ़ाया, क्योंकि बिजली की मांग उससे कई गुना बढ़ गई। अब हर छोटा घर भी जिसके पास है, कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता मेरे घर में बल्ब जलाए। तो जब बिजली की मांग बढ़ी तो उसके अनुसार उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आप कोयले से बिजली बनाते हैं, महंगी बनती है। पहाड़ हमारे हाथ से निकल गए, उत्तराखंड में चले गए। अब हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते। कोई प्रयास करें, योजना बनावें और वैज्ञानिकों को बैठावें। आपके उसमें घाघरा में सबसे ज़्यादा पानी रहता है और उस पानी से क्या आप बिजली बना सकते हैं। अगर ये बन जाए तो छोटे छोटे जगह बना करके, महंगा तो पड़ेगा लेकिन लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं संभव है, क्योंकि पहाड़ तो आप चला गया, पहाड़ इसमें था तब आपके पास तमाम साधन थे। नेपाल से वार्ता करिए, नेपाल तो तैयार हो जाएगा आपसे बात करने को। उसके यहाँ बिजली लगाइए, बिजली दीजिए और अपना बिजली लीजिए। इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत। बार बार ये कहने से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कोई काम नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिले का एक बात बता दूं, आपने 1 अरब, आप सोचिए 1 अरब 70 करोड़ रुपया हमारे जिलों को दिया है कि, और 2 साल हो गया देना, कि वो बिजली की लाइन बदल दें, तार जर्जर टूट गया। हम उसका दफ्तर खोजते खोजते परेशान हो गए, आज तक दफ्तर नहीं पाया। जब वो जान गया कंपनी नहीं है, कौन हो आज, कंपनियाँ नहीं जान पाया। सीडीओ से पूछता हूँ तो बताते थे उसका दफ्तर वहाँ गया, तो कहाँ यहाँ दफ्तर नहीं। ये रुपया खाने की योजना। हमारे जब वो जान गया ये एमएलए हैं, तो मेरे गांव में एक दिन आया, मैं नहीं था, 2-1 तार उतारा और चला गया, कहाँ हो गया। बहुत बड़ा घपला। आप देखिए, बजट का पर्यवेक्षण नहीं होगा, बजट का पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपका विकास, चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए बजट पर आपको पर्यवेक्षण करना चाहिए और इस पर हमारे समझ से आप करते होंगे, हम नहीं जानते क्योंकि आप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के लोग करते हो, लेकिन इस पर आपको देखना चाहिए कितना बजट रिलीज हुआ, कितना खर्च हुआ। होता क्या है, आप बजट पास कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स में उतना पैसा रहता नहीं देते हैं टाइम से, और जब देते हैं तो 31 मार्च को देते हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ से पहुँचा वहाँ फिर आधे घंटे 4 घंटे बाद वापस आ जाता है। ये न करिए, बजट को सही ढंग से करिए। हम थोड़े कहते हैं पूरा विकसित करिए, एक तरफ से विकसित करिए, लेकिन जिसको करिए बढ़िया करिए। आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो मेडिकल कॉलेज 50 बनाने से अच्छा था अगर 10 मेडिकल कॉलेज बनाते, पूरे डॉक्टर रहते, सारे लोग रहते, तो उसमें मरीजों को कुछ लाभ मिलता। या तो आपका बिल्डिंग खड़ी हो गई और पैसा तनख्वाह में जा रहा है, काम हो नहीं रहा। इसलिए जो भी करिए जी। खत्म हो गया टाइम क्या? समय तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी समय कभी भी नहीं खत्म। और बोलने दीजिए। अब आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं कर रहा हूँ। मानवर, अब आता हूँ मेरे को आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। रोजगार पर। अब रोजगार पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अभी जोड़ा देंगे, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना 2 करोड़ हो गया। हम कहाँ गणना लिए घूम रहे हैं? धन्यवाद। हम गणना लिए तो घूम नहीं रहे हैं। इसलिए मानवर, रोजगार के लिए एक बात थोड़ा शिक्षा में जरूर कहना चाहता हूँ। शिक्षा में मानवर, प्राथमिक शिक्षा के तो आपने व्यवस्था देखी है, लेकिन उच्च शिक्षा में अगर आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उच्च शिक्षा शोध का भी करता है, नए नए आविष्कार करता है। उसके लिए उसको बजट देना चाहिए। और जब मैं उठाता हूँ का बजट, तो शोध के लिए बजटे नहीं जाता। आजकल शोध पर आप बजट बनाएंगे, जितने दुनिया के देश आगे बढ़े हैं उन्होंने इन्वेंशन पर, शोध पर काफ़ी पैसा खर्चा किया है और उनसे वो शोध करके नए नए तरीके निकाले हैं, उससे वो विकसित हुए हैं। तो हमको उच्च शिक्षा में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मानवर,
रोजगार एक चीज है, अगर आप आउटसोर्सिंग के लेते हैं तो ज़रूरी है कंपनी को रुपया दे दें। मान लीजिए आप 14,000 देते हैं तो सीधे उसी को दे दीजिए। आप कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला 3,000 काट लेता है, यही नहीं करता, उसका पीवीएफ नहीं देता। मेरे नगर पंचायत में मैं सवाल करते करते हार गया, पंडित जी तो आज है ही नहीं, एक भी निस्तारण नहीं होता। वो जैसे रहा हुआ आदमी, उसको पीवीएफ मिलना चाहिए, प्राइवेट में नहीं देते हैं। वो दूसरा कमेटी बना, दूसरा आदमी बुला लेते हैं, उनको 2 वर्ष के बाद बैठ। तो ये सब आउटसोर्सिंग कम करिए। संविदा आप करते हैं तो संविदा कोई नौकरी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी, मजदूर को हो चाहे कर्मचारी को, इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे जब रुपया आप ही देते हैं तो उतने ही रुपए में विज्ञापन करिए कि हम इतने रुपए पर रखेंगे, देखिए लोग आते हैं कि नहीं आते, बजाय कंपनियों को देने के। कंपनी वाले माला माल हो जा रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं। मान्यवर, कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी धनराशि आप खर्च करते हैं। पहले एक थाने में 13 सिपाही होते थे और एक सब इंस्पेक्टर होता था, एक मुंशी होता था। अब एक थाने में 14 सब इंस्पेक्टर हैं और 70 से ज़्यादा 75-80 कांस्टेबल है, और फिर भी क्यों हो रहा है? हम प्रिवेंटिव क्यों नहीं सोचते? हम जब गुंडई हो जाए, गोली चल जाए, तब हम उनको पकड़ें, उनको दंड दें। इससे बेहतर है कि हम पहले से इसकी पूरी तैयारी करें। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक होगा, काउंटर से नहीं ठीक होगा। फर्जी मुकदमा लिखा कि किसी को जेल में डाल दीजिए, उससे भी ठीक नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखिए। आप हमको कहते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। आपको हम कहते हैं आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहें तो प्रदेश बहुत माने में अच्छा हो जाए। मान्यवर, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कहना चाहते हैं, आप ये 151, 107 ये मुकदमे पर प्रतिबंध लगाइए। दरोगा बुला लेता है, बात करता है, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको 151 में चालान कर दें। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को, आज वो है नहीं हमारे साथ, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट हूँ। उन्होंने अपने टाइम में 151, 107, 3/7 ये सारी धाराओं को निलंबित कर दिया था कि इसमें किसी का चालान नहीं होगा। आज पुलिस 151 दिखाकर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है, डरवाती है, कहती है जेल भेज देंगे, नहीं हमको ऐसा करो। हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रथा को आप थोड़ा कम करिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। एक बात, कितना भी बोल रहे हैं, खत्म करें क्या? सर खत्म तो आपका कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी रुक जाइए फिर बाद में। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री जी गरमाए ही नहीं, अभी तो ठंडे ठंडे हैं। आज ठंडी ठंडी बात हुई है ना, गरम बात होती तो। धन्यवाद, आप मुख्यमंत्री हमेशा अच्छी बात करते हैं। ये जो अपराधी घूम रहे हैं, आप कहते हैं एक ही पक्ष का कोई अपराधी नहीं, अपराधी सभी वर्गों में। आपके यहाँ दृष्टिकोण बन गया है कि यादव हो और मुसलमान हो तो अपराधी होगा। आप अभी कह देंगे, फौरन कह देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको गंभीरता सोचना है। ये वोट के राजनीति से अपराधी नहीं होता, अपराधी सभी में है, अपराधी सभी दलों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में। दो को क्यों सीमित करते हैं? अच्छा, आप घर गिरवा रहे हैं, क्योंकि जब आपने कह दिया किसी का घर नहीं गिरेगा, गरीब का, तो झोपड़ियाँ क्यों तहसीलदार गिरा देता है, क्यों जाता है गिराने? हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का है, देख लो ये 20 बीघा मैदान है, एक किनारे एक आदमी मंदिर बना लिया, उसमें रहने के लिए बगल झोपड़ी बना लिया,
कि झोपड़ी को उजाड़ने से क्या मतलब। आप हमारे यहाँ जाते हैं, चौखड़ा गए हैं आप तो बहुत बार उस रास्ते से जाते हैं। चौखड़ा के पास एक फागू शाह का 22 क्या कहेंगे, हाँ 0.22 हेक्टेयर में एक मज़ार था। गरीब आदमी वहाँ मुर्गा रुगा चढ़ाता था, वहाँ काफ़ी मैदान था, वहाँ जाते थे। मैं अरे सुनिए, हाँ 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 गलत नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए आपको गर्मी आएगी जब मुर्गा सुनेंगे। तो वहाँ पूजा अर्चना करते थे। वहाँ गरीब तबके के हिंदू और मुसलमान दोनों जाते थे। छोटा सा मज़ार था और उस मज़ार पर धीरे धीरे बढ़ के अब बृहस्पतिवार के दिन 400-500 आदमी जाने लगे। आपके एक नेता की आँख में खटकने लगा और वो लिखा हुआ है कागज में कि इतने ज़मीन पर फागू शाह का ढेर है। और चूंकि वहाँ महिलाएं और सब जाती थी बरसात में, बगल में मैंने एक बना दिया रैन बसेरा। आपके कलेक्टर ने बिना जांच किए कुल पूरा गिरवा दिया। हमने कहा भाई रैन बसेरा क्यों गिरवा दिया, वो तो सरकारी पैसे का था। वो कहा मैं जानता नहीं, मैंने देख लिया गिर गया। ये प्रथा बंद करिए, ये सामुदायिक। अब आप वहाँ देखिए, अभी फतेहपुर का कल हो गया, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सद्भाव बिगाड़ने की बात है। अगर एक वर्ग पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाएगा तो हमको कितनी कठिनाई होगी सामान्य स्थिति रखने में। इसलिए इस पर सोचने की जरूरत है और इस बात को बंद करिए। और केवल यादव मुसलमान और गरीब ब्राह्मण भी मारा जाता है। कल तो इन्होंने कहा ही कि 2 अपराधी थे, वो ब्राह्मण थे, मार दिए गए। और बहुत अपराधी घूम रहे हैं, नाम कहो बता दें, लेकिन एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, एक भी पकड़े नहीं जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने नेता अखिलेश यादव को, ब्राह्मण मारा गया था, हैं? ब्राह्मण पत्रकार मारे गए थे। और तो ब्राह्मण तो मारे थे, पता नहीं कौन मारा। आप कहे यही मारे, उन्हीं को मार दिया। नहीं, अरे जांच कराते, जेल भेजते, बाकायदा ठीक जो है, जेल गया उसने बयान किया हूँ। लेकिन आप यही नहीं है, बहुत धीरे धीरे मारे जाते हैं, उसको बताया नहीं जा सकता। बाबा की मशीनरी बहुत ठेक है, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे पकड़ते हैं और जेल भेजते हैं। देख लो, 2 आदमी भेज दिया, हमारे आजम खां को भेज दिया। कौन अपराधी थे इतने देर से जेल में बंद किए महाराज? अरे तो यूपी विधानसभा में 24 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन जारी है और अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को। और अब थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी सदन को संबोधित करेंगे। वो विकसित यूपी 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर बोलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।